हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वन का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें चार चैप्टर आते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो अब हम जानेंगे, सबसे पहले जो इनिशियल में ही देखोगे तो अर्नस्ट मेयर का नाम आता है। तो अर्नस्ट मेयर के बारे में हम ये पढ़ेंगे। देखो, भागना भागना छोड़ना नहीं है, हम ये पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं वो मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आसानी होगी। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। हाँ, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ऑल टाइम। तो अर्नस्ट मेयर, अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, कहाँ पे मिला था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको एक टाइटल मिला था, अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। कंप्लीट 80 साल के कैरियर में, अपने 80 साल के कैरियर में इसके कुछ रिसर्चेस थे, जैसे ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में इनके कुछ रिसर्चेस थे। कंप्लीट ऑर्निथोलॉजी, ये जो रिसर्च था इनका 80 साल के कैरियर में, पहला रिसर्च ऑर्निथोलॉजी, जो बर्ड्स के एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है जिसमें बर्ड्स के बारे में देखते हैं। टैक्सोनॉमी, इसमें होता है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। जूजियोग्राफी, इसमें होते हैं एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल को देखते हैं। कंप्लीट एक होते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स होते हैं आज के डेट में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री प्लस टैक्सोनॉमी इज नोन एज सिस्टेमेटिक्स। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री प्लस टैक्सोनॉमी इज नोन एज सिस्टेमेटिक्स। तो अब हम टोटल क्या पढ़े? डार्विन 20th सेंचुरी, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, गिव द डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। ये बायोलॉजिकल स्पेसीज का डिफिनेशन दिया था, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि हु डिफाइन द टर्म बायोलॉजिकल स्पेसीज? अर्नस्ट मेयर। कंप्लीट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इसको बोला जाता है। क्यों इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है? क्योंकि इसको बाल्जन प्राइज़ मिला था 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ मिला था 1994 में, क्रैफर्ड प्राइज़ मिला था 1999 में। कंप्लीट अब हम इसके बारे में ये देख लेते हैं। बोर्न इन 5 जुलाई 1904 जर्मनी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, was one of the 100 greatest scientists of all time। complete मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, बताया था 1953 में। 1975 में उसको एक टाइटल मिला था, अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। थ्रू आउट नियरली हिज 80 साल के कैरियर में इसका रिसर्च जो था ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी पे, जूजियोग्राफी पे, यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के बारे में, इवोल्यूशन पे, सिस्टेमेटिक्स, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कंप्लीट He also pioneered the currently accepted definition of biological species। सही बात है, बायोलॉजिकल स्पेसीज का यही डिफाइन किया था। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। वही बोला ना हमने, मैं पढ़ाऊँगा पूरा, ये पढ़ाना है पूरा, लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हमने रिवीजन करवा दिया कि आपको दिक्कत ना हो, आसानी हो जाए। ये देखो कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहली बात आगे बढ़ने से ये हम पढ़ना है कि लिविंग वर्ल्ड अब स्टार्ट हो गया। तो लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हो गया, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ना है। तो आज हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड तक ही जाएंगे। अब इसमें आता है हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। अब कहता है हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। अब कहते हैं भाई कैसे वंडरफुल, कैसे है लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल कैसे है? तो कहते हैं वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे डिसिडियस फॉरेस्ट, घने जंगल में, ओशन में जहाँ पे नमकीन पानी होता है, फ्रेश वाटर लेक्स में, डिजर्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता, हॉट स्प्रिंग में जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम भाई यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब तो वो जल के राख हो जाएगा? नहीं भाई, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। तो वो हमें स्पीचलेस कर दे रहा है। एक थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है वहाँ पे भी वो पाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना वो। तो वो क्या हमें मेक अस स्पीचलेस कर दे रहा है यार। आखिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, मतलब हाउ वंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहता है व्हाट
और दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। तो लाइफ को हम डिफाइन करने के लिए हम दो व्यू लेते हैं, एक फिलोसफिकल व्यू, एक टेक्निकल व्यू। टेक्निकल व्यू में हम ये करते हैं कि डिफाइनिंग फीचर को कंसीडर करते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाएंगे, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाएंगे। यही तो है हमारा टेक्निकल व्यू, डिफाइनिंग फीचर्स। और एक फिलोसफिकल व्यू कि जीवन आया कैसे है, ये सब तो देख लेंगे, ख़त्म। तो अब देखो हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, मैंने बता दिया। द वाइड रेंज एंड टाइप्स ऑफ अमेजिंग living types is amazing. The extraordinary habitats in which an organism live: mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert, hot spring, leave us speechless. वही बताया था ना, the beauty of a galloping horse, of migrating bird, valley of flowers, attacking shark evokes away the deep sense of wonder. Complete. अब कहता है व्हाट इंडीज आखिर ये व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, आखिर ये जीवन है क्या। तो वही कह रहा है इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे मेंबर होता है, तो उसमें इकोलॉजी का जो एरिया को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन होता है। उसी तरह एक कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन होता है उसमें भी कंपटीशन होता है। एक हमारे सेल के अंदर मोलिकुलर ट्रैफिक है, वहाँ पे भी कंपटीशन हो रहे हैं। तो क्या ना, रोज़ सेल मर रहे हैं, रोज़ नए सेल बन रहे हैं। मतलब कहने का मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। कंप्लीट। वही हमने बताया द क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। कंप्लीट। कहता है द फर्स्ट टेक्निकल वन सिक्स द आंसर ऑफ व्हाट इज़ लिविंग इज़ अपोज टू अ नॉन लिविंग। मतलब एक टेक्निकल वन है कि जो एक लिविंग में पाया जा रहा है वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जा रहा। कंप्लीट। वो ऐसे क्या फीचर्स हैं। एंड सेकेंड वन इज़ फिलोसफिकल वन, सिक्स द आंसर टू द व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का मकसद क्या है। तो फिलोसफिकल व्यू क्या बताता है, जीवन का मकसद क्या है। और टेक्निकल व्यू क्या बताता है कि आखिर ये कौन ऐसा फीचर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और कौन ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दोनों में सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब कहते हैं कि इफ़ यू लुक अराउंड, तो तुम अपने आसपास देखोगे तो क्या देखोगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होगा जो तुम खुली आंखों से देख पाओगे, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसको तुम खुली आंखों से नहीं देख पाओगे। तो जो ऑर्गेनिज्म को तुम खुली आंखों से नहीं देख पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे आसपास नहीं है। समझ गया, वो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन वो इतना छोटा है कि तुम्हारी आंखों से नहीं दिख पाएगा। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी इट plant, insect, birds or pets or animal. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. वो तुम्हारे पास ही है। अब कहता है एरिया ऑफ इंस्पेक्शन को इंक्रीज कर दोगे, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएगा। क्या, एरिया ऑफ इंस्पेक्शन को इंक्रीज कर दोगे तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या, एरिया ऑफ इंस्पेक्शन को इंक्रीज करोगे तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएगा। देखो, इफ़ यू वेयर इंक्रीज द एरिया to make the observation complete, the range and variety of organism that you should see would increases। complete। जाहिर सी बात है, एरिया ऑफ इंस्पेक्शन इंक्रीज कर दोगे, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएगा। जैसे तुम डेसिडिवस डेंस फॉरेस्ट में चले जाओ, डेंस फॉरेस्ट में जाओगे, यू प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर ऑफ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेंस फॉरेस्ट में जाओ, अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को तुम्हें देखने को मिलेंगे, और तरह तरह के वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो वही कहते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज। स्पेसीज क्या होता है, वैरायटी, एंड स्पेसीज क्या, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज। तो स्पेसीज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज। टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज अभी तक जो खोजे गए हैं वो कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज। टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज अभी तक जो खोजे गए हैं वो कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज। कंप्लीट हो गया। स्पेसीज हमें क्या बताता है, स्पेसीज हमें क्या बताता है, तो जितने नंबर ऑफ स्पेसीज मिलेंगे उतने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे। जितने नंबर ऑफ स्पेसीज मिलेंगे उतने टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है। कंप्लीट। तो क्या बताता है, कहता है दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब
उतने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कहता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कंप्लीट। देखो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज। स्पेसीज क्या बताता है हमें कि स्पेसीज हमें क्या बताता है कि इतने नंबर के स्पेसीज मिलेंगे, वो बताता है कि उतने नंबर के उतने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ पे। तो ये हो गया कंप्लीट। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म डेट यू सी, अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल को जो तुम देखते हो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो तुम देखते हो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज। कंप्लीट। टोटल द नंबर ऑफ स्पेसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। कितने स्पेसीज अभी तक नोन है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज तुम जानते हो। कहता है दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कंप्लीट। अब हम कहते हैं, अब हम यहाँ पे यू शुड रिमेंबर डैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज इवन वर्ल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अभी भी अगर तुम एक्सप्लोर करोगे या तो पुराने एरियाज़ को या तो नए एरियाज़ को, नए ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे। कंप्लीट। अभी लेकिन अभी तक वर्ल्ड में कितने स्पीसीज मिले हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। कंप्लीट हो गया। अब हम ये पैराग्राफ देखेंगे। क्या, अब हम ये पैराग्राफ देखेंगे तो कहता है कि एज स्टेटेड अर्लियर कितने टाइप के और स्पेसीज है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज। मतलब स्पेसीज क्या, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट। जो हमारे अर्थ पे पाए जा रहे हैं। अब हमारे इतने वैरायटी, ये 1.7 से 1.8 मिलियन वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ है। तो अब क्या बोलना, तो हर का नाम अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है, एक देश में हो, एक देश में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो कहीं पे किसी चीज़ को एक दूसरा नाम होगा, उसी चीज़ का कहीं और रीजन में दूसरा नाम होगा, उसी चीज़ का कहीं और रीजन में दूसरे नाम होगा। मान लो कोई एक नाम है, एक ही नाम को एक रीजन में कोई और तरीक़ा से बोला जा रहा है, दूसरे रीजन में कोई और तरीक़ा से बोला जा रहा है, तीसरे रीजन में कोई और तरीक़ा से बोला जा रहा है, चौथे रीजन में कोई और तरीक़ा से बोला जा रहा है। रीजन में लोकल लैंग्वेज अपना अपना होता है। जैसे एरिया वाइज स्पेसिस अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नाम रख लेते हैं। तो एक ही स्पेसीज़ का यहाँ पे कुछ और नाम, वहाँ पे कुछ और नाम, यहाँ पे कुछ और, तो अलग अलग जगह पे अलग, एक ही स्पेसीज़ का अलग अलग नाम हो गया। तो जब अलग अलग एक ही स्पेसीज़ का नाम हो जाएगा तो ये कन्फ्यूज़न करेगा कि एक ही स्पेसीज़ को हम कुछ और, हम वही स्पेसीज़ का नाम बोल रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। स्पेसीज़ का नाम तो हम वही बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, सामने वाला कोई और, उसका कोई और लोकल नेम है उस स्पीसीज़ का। तो ये हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। यू नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स आवर ओन एरिया बाई लोकल नेम्स। हम अपने एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स को लोकल नेम से जानते हैं। तो लोकल नेम्स क्या होते हैं, हर जगह हर अलग अलग जगह का अपना लोकल नेम होगा। तो दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस इवन विद इन ए कंट्री। कंप्लीट। लोकल नेम वेरी करता है प्लेसेस टू प्लेसेस इवन विद इन ए कंट्री। तो कहता है ये हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। कंप्लीट कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो हमें ज़रूरत हुआ कि यार ये कन्फ्यूज़न से बचना चाहिए, हमें ये कन्फ्यूज़न से बचना ही है। तो ये कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने बोला कि क्यों ना हम एक ऐसा नाम रख दे जिसका एक ही नाम हो और उस नाम से कहीं भी नाम लो वो पहचान में आ जाएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा नाम स्पेसीज़ का फिक्स नाम रखें। तो उसी को बोला गया नोमेनक्लेचर। हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म particular organism known by the same name all over the world. This process is nomenclature. nomenclature possible तब है जब और स्पेसीज आइडेंटिफाइड होगा। मान लो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज आइडेंटिफाइड है, तो उसी स्पेसीज का नाम रखोगे ना जो स्पेसीज आइडेंटिफाइड है। तो वही कह रहा हूँ, नोमेनक्लेचर पॉसिबल तब है जब ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड है। तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड और करेक्टली डिस्क्राइब्ड एंड नोन ऑर्गेनिज्म नेम इज़ अटैच्ड टू, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। कंप्लीट। नोमेनक्लेचर पॉसिबल तब है जब ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डिस्क्राइब होगा, करेक्टली डिस्क्राइब होगा। कंप्लीट। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जब स्पेसीज आइडेंटिफाई होगा तो उसका नाम भी रखा जाएगा। कंप्लीट। और एक ऐसा नाम रखो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड है। तो कैसे, समझ में आ गया।
अब हम आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, कहता है नोमेनक्लेचर, वेरियस साइंटिस्ट क्या किया, इस्टेब्लिश प्रोसीजर, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया और एक साइंटिफिक नेम दिया ऑल दी नोन स्पीसीज़ को। बहुत सारे साइंटिस्ट मिले और हर एक स्पीसीज़ का एक साइंटिफिक नेम दिया गया और वो साइंटिफिक नेम पूरे दुनिया के बायोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए है, ऑल ओवर विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे साइंटिस्ट मिले, नाम दिए, एक साइंटिफिक नेम दिया गया। साइंटिफिक नेम का मतलब ये हो गया कि एक स्पेसीज़ का एक ही नाम, वो नाम जहाँ भी लो वही स्पेसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो साइंटिफिक नेम जो होगा वो जो साइंटिफिक नेम होगा जो दुनिया के एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंप्लीट। हाँ, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि ICBN और ICZN, देखो एनिमल टैक्सोनॉमी, एनिमल के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और प्लांट के लिए बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN और ICBN बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये हो गया प्लांट के लिए, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनिमल के लिए, कंप्लीट। ICBN किसका नाम देगा, प्लांट के देगा। ICZN के तहत किसका नाम दिया जाएगा, एनिमल का नाम दिया जाएगा, कंप्लीट। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला जो नेम होता है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट होता है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, पहला जेनरिक, दूसरा का स्पेसिफिक। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिनियस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिनियस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, पहला जेनरिक और स्पेसिफिक। जेनरिक जो होगा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक जो होगा स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर, कंप्लीट। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कन्वीनियंट पाया गया, क्योंकि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड फॉर्मेट में था, 2 वर्ड फॉर्मेट में, जेनरिक और स्पेसिफिक। जेनरिक कैपिटल और स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर, कंप्लीट। अब हम यूनिवर्सल रूल देखेंगे। क्या हम तो कुछ भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा तो कुछ तो रूल्स होगा। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होगा ना वो रिटन इन इटैलिक्स, जनरली रिटन इन इटैलिक्स लेटिन लैंग्वेज होगा, लेटिन में। क्यों लेटिन में होगा, क्योंकि वो लेटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होता है और कहता है कहीं भी खोजा जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, दुनिया के किसी भी कोना में खोजा जाए उसका नाम तो रखाएगा लेटिन में ही, कंप्लीट। दुनिया के किसी भी कोने में खोजा जाए उसका नाम तो लेटिन में ही रखाएगा। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस, पहला नाम जेनस, दूसरा का नाम क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक, कंप्लीट। ये हो गया। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली। अगर तुम बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखते हो तो पहला तो नाम जेनस जेनरिक होता है, दूसरा का इंडिका होता है, लेकिन दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखो ये सेपरेटली अंडरलाइन कर रखा हूँ मैं, व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन। अब कहता है ये बायोलॉजिकल नेम हो गया। बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में साइंटिस्ट का नाम लिखोगे, लेकिन लिख सकते हो कब, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखोगे। और जब लिखोगे तो इसका मतलब हो गया उस स्पेसीज किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, उसी साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है पहली बार, कंप्लीट। Both the words in a biological name when handwritten separately and are printed to indicate their Latin origin, complete. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। मैंने बोला पहला वर्ड जेनस का जेनरिक होगा, जो जेनस को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा का वर्ड स्पेसिफिक होगा, जो स्पेसिस को स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर, कंप्लीट हो गया। इट कैन बी मैंगीफेरा इंडिका। ये 2016 में क्वेश्चन आया था फेज 2 में, और ये 2019। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक दैट इज एंड ऑफ द बायोलॉजिकल। अगर कहता है कि बायोलॉजिकल नेम के एंड में ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक दैट इज एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम्स रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, ना कि पूरा लंबा नाम लिख देना, एब्रीविएटेड फॉर्म, 2 वर्ड 3 वर्ड में नाम लिख देना। एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लीन का मतलब ये हो गया कि इस स्पेसीज को पहले डिस्क्राइब किसने किया था, लिनियस ने। इस स्पेसीज को पहले खोजा किसने, लिनियस ने। तो देखो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के 2 कंपोनेंट, जेनरिक और स्पेसिफिक। अगर हाथ से लिख तो है बायोनोमियल नोमेन सेपरेटली अंडरलाइन होगा, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, कंप्लीट। पहला वर्ड जो जेनरिक होगा वो जेनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा का स्पेसिफिक होगा स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेगा। और जेनरिक नेम होगा स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर, कंप्लीट हो गया। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिनियस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर
स्ट्रक्चर में कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। जेनरिक स्पेसिफिक, जेनरिक क्या, जेनस, स्पेसिफिक क्या, स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। जेनरिक नेम, जेनस स्टार्ट विद स्मॉलर कैपिटल लेटर, ये स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर, कंप्लीट हो गया। अब ये जितने डार्क हाईलाइटेड है ना, ये सब नीट के क्वेश्चन है भाई, ये 2016 2019। जो ऑथर का नेम होगा एब्रीविएटेड फॉर्म में कहाँ लिखा जाएगा, तो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा बायोलॉजिकल नेम के एंड में, स्पेसिफिक नेम के, स्पेसिफिक एपिथेट के लास्ट में, इसके बाद लिखा जाएगा ऑथर का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में।